नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी के लिए ये नए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए एक नया विषय लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि आप अपना चतुर्थ प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय साहित्य का स्वरूप। और उस प्रश्न पत्र में मैंने आपको भारतीय साहित्य की आधारभूमि को पढ़ा दिया था और फिर उसके बाद मैंने भारतीय साहित्य की अवधारणा और भारतीय साहित्य के स्वरूप पर मैंने आपसे चर्चा कर दी थी। आज मैं आप सबसे चर्चा करने वाला हूँ भारतीय साहित्य की विशेषताओं से कि भारतीय साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए छात्रों, भारतीय साहित्य बहुत ही विस्तृत साहित्य है। एक तरफ भारत में जहाँ हिंदी बोली जाती है, मध्य देश की भाषा है, तो वहीं भारत में कई भाषाएं प्रचलित हैं। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी श्रेष्ठ भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद यदि हम पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएं तो असम में असमिया और मणिपुर में मणिपुरी, बंगाल में कलकत्ता में बंगाली आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद यदि हम इस तरफ आएँ और देखें तो महाराष्ट्र में मराठी मिल जाएगी, गुजरात में गुजराती मिल जाएगी, पंजाब में पंजाबी मिल जाएगी, हरियाणा में हरियाणवी मिल जाएगी। और अगर हम ऊपर की तरफ भारत में जाएं तो कश्मीर में कश्मीरी मिल जाएगी और दरद मिल जाएगी, फिर सिंधी भी मिल जाएगी। और फिर इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, हिमाचल में आते हैं, तो हिमाचल में भी हिंदी की बहुलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अपनी भाषा है। तो पूरे भारत की जो भाषा है उसमें एक रूपता नहीं है, जिस कारण से भारत की एक भाषा की विशेषता पूरे भारत की समस्त भाषाओं की विशेषता नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भारतीय साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है। पहली विशेषता क्या है? स्वान्तः सुखाय की प्रवृत्ति। छात्रों, अधिकांशतः जब आदिकालीन परिप्रेक्ष्य में हम तुलना करें, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास तुलना करें, तो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, उर्दू हो, फारसी हो, और चाहे कश्मीरी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब में स्वान्तः सुखाय के लिए रचना, भारतीय साहित्य की रचना का श्रेय सभी ने इसी को दिया है कि भारतीय साहित्य में स्वान्तः सुखाय की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसके विषय में लिखा भी है कई विद्वानों ने कि स्वान्तः, जैसे तुलसीदास, हिंदी के आचार्य की हम तुलना करें तो वहाँ तुलसीदास ने लिखा है कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात अपने सुख की प्राप्ति के लिए मैंने भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ना शुरू किया और चरित्र पर लेखन कार्य करना शुरू किया है। पहली प्रवृत्ति, पहली विशेषता भारतीय साहित्य की ये है कि सभी कवियों ने स्वान्तः सुखाय के लिए रचनाओं का प्रणयन किया है। फिर इसके बाद यश वृद्धि। काव्य का लक्ष्य जो होता है वह यश की प्राप्ति करवाने वाला होता है। भारतीय साहित्य के प्रत्येक कवियों ने जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया है उससे उनके नाम की वृद्धि हुई है, उनका नाम दूर दूर तक फैला है। और उस नाम को बढ़ाने के लिए भारतीय साहित्य में विभिन्न तरह के कवि हुए हैं जिन्होंने कि अपनी प्रचुर रचनाओं की रचना की है। उदाहरण के रूप में जैसे बिहारी हैं, तो बिहारी की सतसई कितनी अधिक प्रसिद्ध है, उनका नाम आज भी जीवित है। तुलसीदास का रामचरितमानस है, वह आज भी उसी तरह से गाया जाता है जिस तरह से 1543 में गाया जाता था।
और अगर कालिदास की जो रचना है, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, विक्रमोर्वशीयम हो, चाहे वाल्मीकाग्निमित्रम हो, चाहे रघुवंशम हो, कुमार संभवम हो, सभी रचनाएं आज भी जीवित हैं, अर्थात उनका नाम आज भी जीवित है। जैसा कि संस्कृत में लिखा भी गया है कि काव्यम यशसे कृते, कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है। तो भारतीय साहित्य में लेखन करने की दूसरी विशेषता ये है कि सबको यश की प्राप्ति हो जाए। जैसे रामचरितमानस को लिखा गया तो राम के यश का गुणगान वाल्मीकि जी ने किया, आगे तुलसीदास ने किया। तो यश आज भी, राम का यश उसी तरह से जीवित है, वाल्मीकि का भी यश उसी तरह से जीवित है, और तुलसीदास का भी यश उसी तरह से जीवित है। फिर अगली विशेषता क्या है? धर्म। भारतीय साहित्य में सबसे ज्यादा काव्य रचना का कारण धर्म हुआ करता था। धर्म यानी, धर्म से कहीं ये तात्पर्य नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के धर्म का वर्णन नहीं करना है। कवि का कर्म क्या है? कवि का धर्म क्या है? रचना करना। विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्या ग्रहण करना। मजदूर का धर्म क्या है? श्रम करना। मालिक का धर्म क्या है? अपने श्रमिकों को खुश रखना, प्रसन्न रखना और उन्हें रोजगार देना। राजा का धर्म क्या है? प्रजा को सुखी रखना। अब जनता का धर्म राजा के प्रति क्या है? कि पूरी मेहनत और लगन से संलग्न होकर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो धर्म, भारतीय साहित्य में धर्म, धार्मिक बातों के समावेश से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना भारतीय साहित्य की एक प्रमुख विशेषता थी, जो उसी तरह से काव्य में तब भी थी और आज भी है। अगली बात क्या है? आत्म अभिव्यंजना। आत्माभिव्यंजना अगली विशेषता भारतीय साहित्य की है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र का साहित्य हो, तमिल साहित्य हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सब साहित्य में कवियों ने अपनी आत्म अभिव्यक्ति को साकार रूप दिया है। यदि कवि दुखी कवि है तो वह दुख का अपने विस्तार से वर्णन किया है। यदि सुखी और प्रसन्न व्यक्ति है तो वह अपने सुख का विस्तार से वर्णन अपने काव्य में कर रहा है। ये प्रवृत्ति भारतीय साहित्य की अमूल्य विशेषता के रूप में पाई जाती है। भारतीय साहित्य में आत्माभिव्यंजना व्यक्तिनिष्ठ न होकर समाजनिष्ठ स्पष्ट रूप में विद्यमान है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को वह साथ लेकर चलने वाली है। आत्म अभिव्यंजना भारत के समस्त कवियों ने अपने काव्य में आत्म अभिव्यंजना को प्रमुख आधार बनाया हुआ है। चाहे वह हिंदी का कवि हो, चाहे वह संस्कृत का कवि हो, यानी अपने मन में चलने वाली बातों का मेल उसने अवश्य जनता के बातों से करवाया है। और जैसा कि कई कवियों ने लिखा भी है कि आखिरकार जो साहित्य की आत्माभिव्यंजना है वह है क्या? वह कहते हैं, भारतीय साहित्यकार यह बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विचारों को व्यक्त लेखक या कवि अपने श्रेष्ठ विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए साहित्य
को माध्यम बनाता है। देखिए छात्रों, यहाँ पर आत्म अभिव्यंजना के संदर्भ में बात व्यक्त की गई है कि अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों को जब लेखक किसी जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता है तो उस समय वह साहित्य को माध्यम बनाकर अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हुए आगे बढ़ता है। और अगली बात जो भारतीय साहित्य में पाई जाती है वह क्या है? नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति दृष्टिकोण। देखिए छात्रों, मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा, स्त्री के प्रति किए गए कुठाराघातों का प्रमुखता से वर्णन करने का काम भारतीय साहित्य में यदि कोई करता है तो वह है स्त्री। भारतीय साहित्य में स्त्री सदैव उपेक्षिता के भाव से देखी गई है। भारतीय साहित्य में कहीं भी कोई भी ऐसी स्त्री नहीं मिलती है जो कि बहुत बड़ी, जिसका आधुनिक काल के पूर्व बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण मिला हो या स्त्री राजा के रूप में पाई गई हो। ये अवश्य है कि संस्कृत साहित्य में गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि स्त्रियों का चित्रण हम पाते हैं, किंतु नारी के प्रति लेखक का दृष्टिकोण सदैव एक सुंदरी के रूप में, भारतीय साहित्य में सुंदरी के रूप में, अथवा एक अबला के रूप में, अथवा एक ऐसी असहायिका के रूप में जो किसी की सहायता नहीं कर सकती है। इस रूप में स्त्री के प्रति प्राचीन काल में दृष्टिकोण मिलता है और आधुनिक काल में स्त्री का सबला के रूप में अर्थात बलवान के रूप में, माँ के रूप में, पुत्री के रूप में, अर्थात हर जगह स्त्री का सशक्त चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि प्रसाद जी भी नारी के प्रति चित्रण करते हुए लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नजत रग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। देखिए छात्रों, यहाँ पर नारी के प्रति प्रसाद जी का दृष्टिकोण अत्यंत ही स्पष्टता के साथ हम पाते हैं कि वो कहते हैं स्त्री केवल श्रद्धा के योग्य है, केवल स्त्रियों में हम आस्था की अलख जगा सकते हैं विश्वास रजत नग पग तल में, कि अर्थात इस विश्वासमयी रजत अर्थात चांदी से युक्त नग रत्न जड़ित पग तल में अर्थात पैरों में जिनके विश्वास रूपी नग जड़े हुए होते हैं, ऐसी स्त्री पीयूष स्रोत सी अर्थात अमृत के समान स्रोत को लेकर बहने वाली नदी के समान, अमृत की नदी के समान बहने वाली स्त्री जीवन के में एक सुंदर समतल उत्पन्न कर देती है। अर्थात भारतीय साहित्य के जो प्रमुख कवि थे उन्होंने भारतीय साहित्य में स्त्री को एक श्रद्धान्वित रूप में चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य में और क्या अच्छे से विद्यमान है, वह है प्रकृति चित्रण। भारतीय साहित्य में प्रकृति चित्रण,
भारतीय साहित्य के समस्त भाषाई लेखकों और कवियों की रचनाओं में प्रकृति चित्रण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चाहे वह वाल्मीकि जी जो संस्कृत के हैं, उनके प्रथम दोहे से शुरू हुआ हो कि माँ निषाद त्वम गमा शाश्वती एव क्षमा, माँ निषाद यत क्रौंच, ये जो संस्कृत का श्लोक है उसमें भी प्रकृति के प्रमुख उपादान क्रौंच पक्षी के बारे में वर्णन किया गया है। चाहे वर्तमान में आप देखना चाहें तो वर्तमान में भी प्रकृति चित्रण बहुत स्पष्ट रूप में व्यक्ति के सामने स्पष्ट हुआ है। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि नींद का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चली आंधी के नभ में छा गया सहसा अधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, छा गया सहसा अधेरा रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची ने उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। चाहे हम हरिवंश राय बच्चन को ले लें, चाहे आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चाहे जहाँ के साहित्य को ले लेंगे, हर साहित्य में प्रकृति का अत्यंत ही मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चाहे कालिदास का पहला ही दोहा आप ले लें, जो संस्कृत के कवि हैं, उन्होंने पहले दोहे में लिखा था कि वागर्थाभि संपृक्तौ जगत पितरौ वंदे काशी गुहा गंगा पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात पार्वती और पार्वती के पति भगवान शिव की वंदना करते हुए कहता है कवि कि मैं उन भगवान शिव की वंदना करना चाहता हूँ जिनके पैरों में जो साक्षात प्रकृति के अनुपम सौंदर्य विराटमयी हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ नदियाँ कलकल बहती हैं, झरने प्रकाशमान रहते हैं, वृक्षों से चारों ओर से वह घिरा होने के कारण अत्यंत ही सुगंधित हवा जहाँ बहती हो, सदैव जहाँ ठंडक रहती हो, मैं उन पार्वती परमेश्वर की वंदना करता हूँ। तो देखिए छात्रों, प्रकृति चित्रण भी भारतीय साहित्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब अगली बात क्या है? अनेकता में एकता। अगली विशेषता है भारतीय साहित्य में अनेकता में एकता की प्रवृत्ति। भारतीय साहित्य जो है यह विविध भाषाओं से तो युक्त है, किंतु उसकी जो मूल भावना है उसमें एकात्मक प्रवृत्ति प्रभावपूर्ण रूप में विद्यमान रही है। अगली प्रवृत्ति जो है वह भारतीय साहित्यकार में यह है कि अनेकता में एकता की प्रवृत्ति कैसे है। उदाहरण मैं आपको देकर समझाना चाहूँगा कि एक कवि, ऐसा कवि जिन्होंने कि कई भाषाओं में एक साथ लेखन कार्य किया है या अपने प्रोत्साहन से अनेक कवियों को दो भाषाओं में लिखवाने का प्रयास किया है, जो भारत की गरिमा, एकता और अखंडता को आघात न पहुंचाए। अब जैसे भारत की अनेकता में एकता की प्रवृत्ति का दर्शन हम सबसे पहले अमीर खुसरो में पाते हैं। अमीर खुसरो एक तरफ तो हिंदी की खड़ी बोली में भी पहेलियां मुकरियां दो सुखने लिखते हैं, गजल लिखते हैं, और दूसरी तरफ वो तंबोला इत्यादि, खालिक बारी, किस्सा-नुदैन, ये जो रचनाएं हैं वो फारसी में लिखते हैं और उर्दू में भी लिखते हैं, जिस कारण से कि अनेकता में एकता की स्थिति विद्यमान है कि इन्होंने तीन भाषाओं को, फारसी, उर्दू,
हिंदी में श्रेष्ठ लेखन कार्य किया है। फिर इसके बाद अगर हम तुलसीदास जी को देखें तो तुलसीदास जी भी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, संस्कृत में भी लेखन कार्य उन्होंने किया है और अवधी भाषा में भी लेखन कार्य किया है, ब्रज भाषा में भी लेखन कार्य किया है। उदाहरण के रूप में अगर आप आदिकालीन भक्तिकालीन साहित्य को देखें तो इनके रामचरितमानस को ही देख लीजिए, जिसमें इन्होंने, मैं आपके सामने एक सुंदर कांड का जो श्लोक है वो पढ़ता हूँ कि कितने श्रेष्ठ ज्ञाता रहे होंगे तुलसीदास, कि जो संस्कृत के इतने कठिन शब्दों को भी आसानी से अपने मानस में यदि लिख सकते हैं तो क्या वे संस्कृत के श्रेष्ठ विद्वान नहीं होंगे। पार्वती मंगल उन्होंने संस्कृत में लिखा है, किंतु जनता को एकजुट रखने के लिए उन्होंने अवधी भाषा में भी रामचरितमानस का लेखन कार्य किया और इसके बाद श्री कृष्ण गीतावली जैसे श्रेष्ठ काव्य का निर्माण उन्होंने ब्रज भाषा में किया, कि अनेकता होकर भी उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञाता होने के कारण उन्होंने अनेक भाषाओं में लेखन कार्य किया, किंतु उनके लेखन की जो भावना थी वह एक ही थी, अनेकता में एकता ही थी। वह क्या थी, मैं सुंदरकांड का वह श्लोक आपके सामने पढ़ता हूँ। शांतम शाश्वत प्रमेयम नघम निर्वाणम शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवनाम खिलंतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम दरुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस तरह की भाषा उन्होंने संस्कृत में की श्रेष्ठ साहित्यिक और व्याकरणिक भाषा लिखी है। और आगे वे अवधी भाषा में कैसे लिखते हैं, रामचंद्र के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लख देख परख्यों मोहि भाई सही दुख कंद मूल फल खाई, कि अर्थात इतनी सरल भाषा कि आम आदमी को भी समझ में आ जाए, कि दो भाषाओं में इन्होंने सामान्य रूप से लेखन कार्य किया है। और क्योंकि जब तुलसीदास थे तो उस समय अवधी भाषा और ब्रज भाषा की लड़ाई थी, तो अवधी और ब्रज में मेल कराने के लिए उन्होंने अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। अमीर खुसरो के बाद आप तुलसीदास को ले सकते हैं, फिर इसके बाद आप लल्लू लाल को ले सकते हैं जो उर्दू और हिंदी के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ले सकते हैं। आगे आप विविध कवियों को ले सकते हैं जिन्होंने कि हिंदी लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तरफ आप जैसे गुरु नानक को ले लीजिए, तो गुरु नानक ने भी कई भाषाओं में लेखन कार्य किया था। हिंदी और पंजाबी में लेखन कार्य किया था। इसके बाद प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो कहानी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी उर्दू और हिंदी में लेखन कार्य किया था। इस तरह से कि इन कवियों ने अनेकता में, भारतीय साहित्य की यही तो विशेषता सबसे श्रेष्ठ है कि यह अनेकता में एकता स्थापित करने वाली बात को लेकर आगे बढ़ता है। अब मैं आपसे तुलना करना चाहूँगा आपके सामने की व्याकरणिक एकता। व्याकरण साम्यता।
व्याकरण साम्यता भारत की कई भाषाओं में लगभग एक सी ही है। उदाहरण यदि आप लेना चाहेंगे तो जैसे असमी और बंगला, असमी बंगला भाषाओं का व्याकरण लगभग एक सा है। और अगर आप देखें तो संस्कृत और हिंदी के व्याकरण में अधिकांशतः समानता पाई जाती है। मराठी और गुजराती के व्याकरण में एक तरह की साम्यता पाई जाती है। हरियाणवी और पंजाबी भाषाओं के व्याकरण में एक तरह की साम्यता पाई जाती है। तो छात्रों, ये भी आवश्यकता है कि व्याकरण में साम्यता अधिकांशतः भारत की समस्त भाषाओं में एक रूपता सी है, एक रूपता की प्रवृत्ति हम पाते हैं। यदि किसी ने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर लिया है तो संस्कृत व्याकरण ने भारत के समस्त व्याकरणिक उपादानों को प्रभावित किया है। भाषा के प्रत्येक भारत की 22 जो भी संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनमें से तमिल और मलयालम को छोड़कर समस्त भाषाओं का व्याकरण संस्कृत व्याकरण से कहीं न कहीं प्रभावित है। तो ये प्रवृत्ति जो है, व्याकरण की जो साम्यता है भारतीय साहित्य में, यह भी एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इसके बाद छात्रों, हम जो भारतीय साहित्य की अगली विशेषता है, मैं आपसे उसकी चर्चा करना चाहूँगा कि प्रत्येक काल में और प्रत्येक समय में भारतीय साहित्य में एक सी प्रवृत्ति विद्यमान थी। अब जैसे हम तुलना करें तो भारतीय इतिहास के अनुसार यदि हम तुलना करने लगें तो भारतीय इतिहास में जब संस्कृत का काल चल रहा था तो पूरे भारत में एक, आप यह कह सकते हैं कि संस्कृत का काल चल रहा था। लेकिन जब संस्कृत के बाद इधर पाली चल रही थी तो दक्षिण भारत में तमिल भाषा का विकास हो रहा था। इधर पाली भाषा बन रही थी तो उधर तमिल भाषा बन रही थी। फिर इसके बाद जब हम आते हैं संकरण काल में, अर्थात लगभग 500 ईस्वी के बाद, जब प्राकृत भाषाएं अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राकृत का अंत हो गया था, तो उस समय जब हम पहुंचते हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि भारत की भाषाओं की मूल विशेषता लगभग एक समान रही है, एक सी रही है। और वह कैसे रही है? जैसे कि यदि हम हिंदी साहित्य से तुलना करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं के आदिकाल में या प्रारंभिक युग में एक सी ही भावना सब में पाई जाती है। पहली प्रवृत्ति, रचनाओं की पहली प्रवृत्ति है वीर गाथात्मकता, अर्थात इस समय भारत के समूचे साहित्य में, चाहे वह तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कश्मीरी हो, दरद हो, चाहे पंजाबी हो, सब में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां सर्वश्रेष्ठ रूप में पाई जाती हैं। अर्थात वीरों की, जो हमारे देश के राजा थे, उनके बारे में विस्तार से वर्णन, युद्धों का वर्णन और स्त्री अपहरण की जो प्रवृत्ति है पूरे साहित्य में एक तरफ से लेकर एक तरफ तक विद्यमान है। फिर इसके बाद दूसरी जो आदिकालीन साहित्य की विशेषता है वह है कि व्याकरणिक त्रुटि, वह केवल हिंदी में ही नहीं पाई जाती, वह भारत की समस्त भाषाओं में व्याकरणिक त्रुटि, जो हिंदी का प्रारंभिक युग है या भारत की अन्य भाषाओं का जो प्रारंभिक युग है, सब में व्याकरणिक त्रुटि पाई जाती है। फिर इसके बाद तीसरी जो विशेषता है वह यह है कि छंदों की विविधता।
आदिकालीन भारतीय साहित्य में छंदों की विविधता, जितने भी काव्य लिखे गए हैं सब में, यहाँ तक कि कई ऐसे ग्रंथ प्रकाश में आए हैं जिनमें 100 से अधिक छंदों का भी प्रयोग किया गया है। आपने लगभग सभी छात्रों ने अध्ययन किया ही होगा, आपने चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का। इस ग्रंथ में 168 प्रकार के छंदों का उपयोग आप पाते हैं। और अन्य साहित्य के ग्रंथों का भी, अगर आप अग्निगर्भा उपन्यास का वर्णन पढ़ें तो उसमें जो आदिकाल का वर्णन लिखा गया है, उस उपन्यास में यह बताया गया है कि एक कृतिवास ओझा नाम के कवि हुए थे जिन्होंने कृतिवास रामायण लिखी थी। इस रामायण में उन्होंने लगभग 68 प्रकार के विविध छंदों का उपयोग किया था। तो ये जो प्रवृत्ति है, छंदों की विविधता संबंधी प्रवृत्ति भी भारत के समूचे साहित्य में पाई जाती है। फिर इसके बाद चौथी जो प्रवृत्ति है वह है स्त्री का बलात् अपहरण। यह केवल हिंदी साहित्य में नहीं विद्यमान है, यह समूचे भारत के साहित्य में विद्यमान है। फिर इसके बाद जो पांचवी प्रवृत्ति हम पाते हैं, रसों का सुंदर और व्यापक प्रयोग। आदिकालीन भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषता यह भी है कि वहाँ पर रसों का विस्तार से वर्णन मिलता है। कवि जब वर्णन करने लगता है तो एक तरफ तो वह किसी राजा का वर्णन कर रहा होता है, किंतु वह वहाँ पर रस का लक्षण उदाहरण देना शुरू कर देता है, जिस कारण से कि उसका जो ग्रंथ है वह बोझिल सा होने लगता है। अलंकारों के लिए भी आदिकालीन भारतीय साहित्य में यही प्रवृत्ति पाई जाती है कि अलंकारों का भी विस्तार से वर्णन तत्कालीन समय के कवियों ने प्रयुक्त किया है। तो आप यह कह सकते हैं कि आदिकालीन भारतीय साहित्य की जो विशेषता है वह केवल हिंदी साहित्य में नहीं विद्यमान है, वह समूचे भारत के प्रत्येक साहित्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। फिर इसके बाद भारतीय साहित्य के मध्यकाल की विशेषताओं की तुलना मैं आपसे करना चाहूँगा कि भारतीय साहित्य में मध्यकाल के साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भारतीय साहित्य के मध्यकाल की साहित्यिक विशेषताएं ये हैं कि पहली विशेषता है मध्यकालीन साहित्य की कि ईश्वर के गुणों का गान। क्योंकि यह जो समय था, यह भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल है वह पूरी तरह से गुलामी का काल रहा है। और इस समय जो भारत की जनता थी उसी के सामने उसके पूज्यों को प्रताड़ित किया जाता था, देव मंदिर तोड़े जाते थे, जनता के आराध्य देवों को कष्ट पहुंचाया जाता था, जिसे देखकर अपने बल और पौरुष से हताश और निराश जाति के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। तो इस समय में पूरे समूचे भारतीय साहित्य में ईश्वर के गुणों का गान करना ही जनता का उद्देश्य रहा था। तो पहली प्रवृत्ति पूरे भारतीय साहित्य में ईश्वर के गुणों का गान। फिर दूसरी जो विशेषता है वह है समन्वयवादी भावना। भारतीय साहित्य के मध्यकाल में देखते हैं तो समूचे भारतीय साहित्य में जो भारत के मध्यकालीन जो साहित्य है उसमें समन्वयवाद की भावना है कि हम जो धर्म और जाति के आधार पर बटे हुए हैं सब एक हो जाएं। तो उस बात को लेकर, क्योंकि मध्यकाल में भारत में सगुण और निर्गुण को लेकर आपसी विवाद बहुत था,
और भक्ति को तो छोड़िए, भक्ति में भी अगर मान लीजिए हिंदू ही है तो उसमें भी बहुत विविधता थी। एक तरफ शैव संप्रदाय था, दूसरी तरफ शाक्त संप्रदाय था, तीसरी तरफ वैष्णव संप्रदाय था। अब इसमें भी बीच में विविधता थी। वैष्णव संप्रदाय के दो भाग थे, एक राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति। तो वो जो विविधता थी भारतीय समाज में, और धर्म भी कई थे, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पंजाबी धर्म का भी धीरे धीरे उदय हो रहा था। तो जो भारतीय समाज में विविधता व्याप्त थी उसमें एकता प्रस्तुत करने का प्रयास तत्कालीन समय के समस्त साहित्यकारों ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद तीसरी जो विशेषता है वह है लोक जागरण। भारतीय साहित्य की अगली जो विशेषता है वह लोक जागरण की प्रवृत्ति है, अर्थात उस समय में जनता को जगाने के लिए समस्त साहित्यकार प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से जनता एकजुट हो और जागृत हो और अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति करे। तो उसकी सिद्धि के लिए भी मध्यकाल में हम इस प्रवृत्ति को देख पाते हैं। फिर इसके बाद अगली जो विशेषता है वह यह है इतिवृत्तात्मकता। अब इतिवृत्तात्मकता आप में से कई छात्रों ने पिछली बार कमेंट किया था जब मैं आपको रीतिकाल पढ़ा रहा था दूसरे पेपर में, तो वहाँ आपने कमेंट किया था कि इस समय इतिवृत्तात्मकता कहाँ मिलती है। तो देखिए छात्रों, साहित्य के आदिकाल से ही इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति देखने को हमें मिल रही है। अब यह छायावाद की एक विशिष्ट विशेषता है, लेकिन भक्ति काल में भी इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है। तो भारतीय साहित्य के मध्यकाल में जो इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है वह व्यक्ति परक न होकर समाज परक है, अर्थात समाज के किसी वर्ग विशेष को लेकर उसके चरित्रों का व्यापक गुणगान कर रही है। जैसे कबीर में हम देखते हैं तो वो कहते नहीं है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस तरह से। और या तो वो मुसलमानों को संबोधित करते हुए अपनी वृत्तात्मकता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाक दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये इतिवृत्तात्मकता की भी प्रवृत्ति तत्कालीन समय में पाई जाती है। और भारतीय साहित्य के मध्यकाल में एक और प्रवृत्ति हम स्पष्ट रूप में देख पाते हैं कि भाषा के व्याकरण, शब्द संरचना और छंद विधान पर बल। भारतीय साहित्य के मध्यकाल में वह सब भारत के समस्त साहित्य में हम भाषा के व्याकरण, शब्द संरचना और छंद विधान पर बल पाते हैं कि समस्त कवियों ने उस समय में भाषा के शाब्दिक गौरव को, नए नए शब्दों के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान इंगित किया है। तो छात्रों, मध्यकाल में भी भारतीय साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं हमें दृष्टिगत होती हैं। आधुनिक काल में भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखिए छात्रों, आधुनिक काल के भारतीय साहित्य की विशेषताएं। देखिए छात्रों, आधुनिक काल के भारतीय साहित्य में हम कई विशेषताओं को पाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है? राष्ट्र भक्ति की भावना।
देखिए छात्रों, ये जो आधुनिक काल है उस काल में भारत का जो प्रत्येक कवि है, चाहे वह तमिल का हो, तेलुगु का हो, कन्नड़ का हो, मलयालम का हो, संस्कृत का हो, मराठी का हो, गुजराती का हो, चाहे हिंदी का हो, सभी का मुख्य उद्देश्य, आधुनिक काल के समस्त कवियों का मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति की भावना। उन्होंने राष्ट्रभक्ति को व्यापक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण। अगली विशेषता, आधुनिक काल के कवियों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण करना पाया जाता है। प्रकृति के एक तरफ से प्रकृति का चाहे मानवीकरण करना हो, चाहे प्रकृति का इतिवृत्तात्मक रूप हो, चाहे प्रकृति का आलंबन रूप हो, चाहे प्रकृति का उद्दीपन रूप हो, प्रकृति के समस्त रूपों का विस्तार से वर्णन करना आधुनिक काल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तीसरी बात, श्रृंगारिकता मिलती है हमें। आधुनिक काल के जो कवि हैं उनकी तीसरी विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि श्रृंगारिकता। आधुनिक काल का जो कवि है वह स्त्री के प्रत्येक स्वरूप को वह सूक्ष्मता के साथ देखता है और उसे देखकर उसका वर्णन श्रृंगारिक रूप में करता है। वह पैर के नाखून से लेकर बाल की शिखा तक विस्तृत रूप में वह वर्णन करता है। वह जिस भी वस्तु को देखता है, भारत का जो कवि है वह जिस भी वस्तु को देखता है उसका विस्तार से वर्णन करना उसका लक्ष्य रहा है। तो छात्रों, समस्त भारतीय साहित्य में श्रृंगारिकता की भी प्रवृत्ति आधुनिक काल में पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वह है सामाजिक जनजीवन का चित्रण। अब जो भारतीय साहित्य है वह सामाजिक जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, चाल चलन सभी का अत्यंत ही विस्तार से वर्णन करता है कि भारत के किस कोने में किस तरह का व्यक्तित्व रहता है और वह व्यक्तित्व किस तरह के परिवेश में रहता है, उसका खान पान क्या है, वो उसका रहन सहन कैसा है, वह किस स्थान पर अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, क्या उसे शिक्षा दीक्षा, किस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाए कि वह अपने सामाजिक ढांचे का विस्तार से वर्णन कर सके। फिर इसके बाद भारतीय आधुनिक साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना भी छात्रों, देखिए छात्रों, विश्व बंधुत्व की भावना का चित्रण भी हम आधुनिक काल के कवियों में मुख्य रूप से पाते हैं। वे जो कवि और साहित्यकार हुए हैं, वे साहित्यकार पूरे विश्व को अपना भाई मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की प्रवृत्ति उजागर करते हैं। चाहे आधुनिक काल के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हों, चाहे प्रसाद, चाहे पंत, चाहे निराला, चाहे महादेवी वर्मा हुई हों, चाहे आधुनिक समय में कुमार विश्वास, गंगा प्रसाद विमल इत्यादि कवि और साहित्यकार हुए हैं, सब में विश्व बंधुत्व की भावना की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है। नवीन छंदों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने नवीन छंद अर्थात मुक्तक छंदों की ओर सभी साहित्यकारों का ध्यान इंगित किया है और उसमें उन्होंने रचनाएं भी की हैं। भाषा भी इस युग के कवियों की सरल, सहज और प्रवाहमयी है। जनता को जो भाषा समझ में आ जाए उसका वर्णन करना इस काल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।